अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स बेसिकली होता क्या है। देखिए, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इनकम एंड टैक्स। बेसिकली इनकम टैक्स का मतलब हो गया कि आपकी इनकम पे लगने वाला टैक्स। इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम। जो भी इनकम हो रही है, जो भी अर्निंग्स हो रही है, जो भी रेवेन्यू हो रही है, उस पर जब आपको टैक्स पे करना पड़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि इनकम पर लगने वाले टैक्स को इनकम टैक्स कहते हैं, पर टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स है क्या बेसिकली। व्हाट इज़ टैक्स। टैक्स क्या हो गया, टैक्स एक मैंडेटरी फीस है, याद रखिएगा, मैंडेटरी फीस या एक मॉनेटरी चार्ज जो पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू उस कंट्री के सिटीजन्स पे लगाई जाती है, मनी को रेज करने के लिए, रिवेन्यू को क्रिएट करने के लिए, जिससे उस रिवेन्यू को वहाँ की गवर्नमेंट उसी कंट्री के डेवलपमेंट में एक्सपेंड कर सके। क्लियर है। इट मीन्स टैक्स हर जगह लगता है, हर कंट्री में लगता है, सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं हो गई, हर कंट्री में ये चार्जेस लगते हैं। ठीक है। टैक्स होगा क्या, कोई भी कंपलसरी कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट वहाँ के सिटीजन पे इम्पोज कर रही है, लगा रही है, लेवी कर रही है कि आपको ये पे करना ही करना है, और वो इसलिए ले रही है कि जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो, और वो रेवेन्यू गवर्नमेंट उसी कंट्री की भलाई के लिए, पब्लिक पे जो भी खर्चे करने, सोसाइटी की जो डेवलपमेंट के लिए जो भी खर्चे करने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे करने, उन सब पे वो खर्चे कर सके, उसी के लिए वो रेवेन्यू क्रिएट किया जा रहा है, उसी को हम टैक्स कहते हैं। ठीक है। टैक्स के बारे में अलग अलग प्रोफेसर्स ने या अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशंस प्रोवाइड की है। हम एक डेफिनेशन देखते हैं, प्रोफेसर सेलिगमैन की डेफिनेशन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि टैक्स एक कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू पर्सन पे लगाया जाता है, राइट। जो क्यों लगाया जाता है कि जो भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट को करने हैं लोगों की भलाई के लिए, है ना, मतलब अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए जो भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट को करने हैं, उन एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, उन एक्सपेंसेस में लगने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए, उन खर्चों के लिए रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू पर्सन्स पे लगाया जाता है। ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है, टैक्स कहलाता है। ये एक ऐसी चीज़ हो गई ना जहाँ पे कोई स्पेशल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब मैंने अगर पैसे दिए हैं, मैंने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, तो मैं सोचूं मैंने ये पैसा दिया तो मुझे ये स्पेशल बेनिफिट मिले, मुझे ही ये मिले, ऐसा नहीं होता। मतलब टैक्स तो इंडिविजुअल लगेगा, पर उसका बेनिफिट इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आता है, वो ऑल लेवल पे आता है, मतलब सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लगता है। आप ऐसे समझिएगा कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू क्रिएट की थ्रू अ टैक्स, ठीक है, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन चार्ज किया, लोगों से पैसे इकट्ठे किए। अब वो पैसा जो इकट्ठा किया, वो पैसा उन्होंने लगवा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, राइट। मान लीजिए रोड बनवा दिया है ना, स्कूल्स बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, जैसे मैंने टैक्स दिया था तो मेरे लिए ही वो सिर्फ रोड है, ऐसा तो नहीं है ना, मेरे लिए ही वो हॉस्पिटल है सिर्फ, ऐसा नहीं है, वो उसका बेनिफिट सब लोग उठाएंगे। तो यही कह रहे हैं, कोई स्पेशल बेनिफिट वो कन्फर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये टैक्स का मतलब ही हो गया एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि क्या ये वॉलंटरी है, क्या मेरी मर्जी में दूं ना दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, अगर आप पे इम्पोज किया गया तो आपको पे करना ही करना है। आप उस लिमिट में अगर फिट बैठते हैं कि मतलब एक जनरल नॉर्म्स में बता दिए थे कि इतना पैसा अगर किसी के पास है तो इसके बाद उनको टैक्स देना है, तो अगर आप उस लिमिट में फिट हो गए तो आपको देना कंपलसरी है, आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह से टेलर ने क्या कहा, टेलर ने कहा कि टैक्स का मतलब होता है कंपलसरी डोनेशन जो पब्लिक करती है, ठीक है, पब्लिक दे रही है, ठीक है, और ऐसे दे रही है कि उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट उनको नहीं मिलने वाला। मतलब मैंने ये पेमेंट किया तो मुझे ही उसका बेनिफिट साफ साफ दिखेगा कि ये मुझे ही मिला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि टैक्स का मतलब क्या हो गया। इनकम टैक्स क्या हो गया, इनकम पे लगने वाला टैक्स, और टैक्स का मतलब ये चीज़ें हो गई। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स है क्या चीज़, अब बेसिकली अगर हम इसको समझें तो इनकम टैक्स एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है ना, मॉनेटरी टर्म्स में ये लिया जाता है, एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है जो इम्पोज किया जाता है टैक्स पेयर्स की इनकम पे। मतलब वो इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी लीगल एंटिटी हो सकता है, उसको जो भी इनकम हो रही है उस पर वो इम्पोज किया जाता है, किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इम्पोज करती है जिससे वो फंड
जनरेट कर सके और उस फंड को वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर सके। मतलब वो जो गवर्नमेंट को सोसाइटी के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, डेवलपमेंट के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, कंट्रीज़ के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, वो किसी भी रिगार्डिंग हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर आपके सैनिटेशन से रिगार्डिंग हो सकता है, या कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेपन्स परचेज करने के रिगार्डिंग हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खर्चे हो सकते हैं। किसी भी तरीके का खर्चा जो गवर्नमेंट को करना पड़ता है, दैट इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसमें वो उन खर्चों का इस्तेमाल किया जाता है, उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो इनकम टैक्स क्या हो गया? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी बिजनेस पर्सन पे उस पर्टिकुलर ईयर में जो भी उन्होंने कमाया है उस पे, ठीक है। वो कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, उसी को हम कहते हैं इनकम टैक्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इनकम टैक्स क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स जो टर्म मैंने यूज़ किया ये एक सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि देखिए टैक्स दो तरीके से लिया जाता है। कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम कह रहे हैं ना, ठीक है, वो लिया जाएगा, पर दो तरीके का होता है वो, या तो डायरेक्टली लिया जा सकता है या इनडायरेक्ट लिया जा सकता है। तो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स होती है वो डायरेक्ट टैक्स होती है। डायरेक्ट टैक्स क्यों होती है? क्योंकि जिसने कमाया, जिसकी इनकम है, जिसकी वेल्थ है, उसी को वो टैक्स पे करना है। मेरा पैसा है, मैंने कमाया तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, राइट। हम मैं ये नहीं कह सकता कि कमाया मैंने पर टैक्स कोई और पे करे, है ना, मैं किसी और से रिकवर करवा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ की पब्लिक पे चार्ज किया जाता है, इम्पोज किया जाता है ना, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को मिट आउट करने के लिए। इज इट क्लियर? अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे एमसीक्यूज आते हैं, है ना, जनरली एमसीक्यूज पूछे ही जाते हैं, वो है पावर टू लेवी टैक्स, है ना। टैक्स को चार्ज करने की पावर मिली कैसे? जैसे मैंने कहा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स को चार्ज करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लोगों पे लगा दे कि भाई तुमने कमाया है तो अब टैक्स मुझे दो, है ना, ये पैसा, इतना पैसा मुझे चाहिए, ऐसा वो लगा दे रही है। तो ये पावर मिली कैसे ना? पावर टू लेवी टैक्स क्या है? बेसिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है हर एक चीज़ की पावर हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वहाँ का आर्टिकल नंबर 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट। एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब यही हो गया कि सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी। अथॉरिटी ऑफ लॉ कह रहा है ना, तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि वो टैक्स के रिगार्डिंग रूल्स फ्रेम कर सकता है, उसको इम्पोज कर सकता है, लॉज मेंटेन कर सकता है। कौन? सिर्फ गवर्नमेंट। क्लियर है? तो ऐसा पावर का किसने दिया? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 265 ने दिया। अब हमारे आर्टिकल में, मतलब जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस 7th शेड्यूल के आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट मेंशंस हैं, ठीक है। ये 3 लिस्ट वो लिस्ट हैं जो बताती हैं कि जो टैक्स के रिगार्डिंग आपको रूल्स बनाने हैं, जो पब्लिक से पैसा आपको लेना है बेसिकली किसी भी फॉर्म में, वो पैसा कौन लेगा, है ना, किसके रिगार्डिंग रूल्स या लॉ बनाने की पावर किसके पास है। सो आर्टिकल 246 7 शेड्यूल के आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट को बताया गया, ठीक है, जहाँ पे बताया गया कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसके पास अथॉरिटीज़ है उस पर्टिकुलर टैक्स को लेवी करने की, राइट, उसके रिगार्डिंग लॉज बनाने की, ठीक। अब ये 3 लिस्ट कौन सी थी? एक हमारी यूनियन लिस्ट थी, मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। दूसरी हमारी स्टेट लिस्ट जो कहती है कि पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग लॉ या टैक्स को कलेक्ट करने की पावर, उसके रिगार्डिंग जो भी लॉ बनाना है उसकी पावर सिर्फ स्टेट के पास है, तो वो स्टेट लिस्ट हो गई। और तीसरी आता है कॉन्करेंट लिस्ट जो कहता है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल के उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग लॉस फ्रेम करेंगे, रूल्स फ्रेम करेंगे। क्लियर है? तो यूनियन लिस्ट कहता है सिर्फ सेंट्रल, स्टेट लिस्ट कहता है सिर्फ स्टेट, और कॉन्करेंट लिस्ट कहता है दोनों मिलके करेंगे। क्लियर है? अब इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इनकम टैक्स की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब वो किस लिस्ट में आएगा? फर्स्ट लिस्ट, दैट इज अवर यूनियन लिस्ट। तो एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, दैट इज लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 246 आर्टिकल के जो 7th शेड्यूल के लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट जिसे हम कहते हैं, उसका एंट्री नंबर 82 है, जो ये कहता है कि ये पावर आपकी पार्लियामेंट को है कि वो
इनकम के रिगार्डिंग सारे टैक्स लॉस को फ्रेम करे अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर से, भाई इनकम तो एग्रीकल्चर से भी होगी, पर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी इनकम होगी उसके रिगार्डिंग जो भी टैक्स लॉस बनाने हैं, जो भी रूल्स फ्रेम करने हैं, उसको इम्पोज करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। मतलब हमारी सेकेंड लिस्ट में आ जाती है, ना कि फर्स्ट लिस्ट में आती है। फर्स्ट लिस्ट में सिर्फ इनकम टैक्स के, इनकम के रिगार्डिंग आती है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जितनी भी इनकम हो रही है उस पे जो टैक्स लेना, उसका पावर किसको मिला है? यूनियन लिस्ट को मिला है। और वो बात कहाँ मेंशन है? एंट्री नंबर 82 में मेंशन है। और इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है कि कौन सा एंट्री नंबर है, ये पावर किसको कन्फर्ड होती है? कॉन्करेंट लिस्ट को, कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, यूनियन लिस्ट में मेंशन है, स्टेट लिस्ट में मेंशन है। फिर कई बार पूछा जाता है कि हमारी टैक्स को फ्रेम करने की पावर कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एमसीक्यू में पूछे गए, तो इसलिए ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बात करते हैं, ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे मेंशन है कि भाई ये पावर बना सकते हैं, इनके पास पावर है, ये रूल्स बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। पर इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मेंशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन है ना कि हर एक सिटीजन की क्या पावर है, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या काम कर सकता है, कैसे काम करेगा, लॉ कैसे काम करेगा, हर पिलर्स जो हैं वो कैसे काम करेंगे, तो वहाँ पे मेंशन है। इसी तरीके से इनकम टैक्स के रिगार्डिंग भी तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे इनकम टैक्स कैसे लिया जाएगा, क्या रूल्स होंगे, किस तरह की इनकम होगी, हर एक चीज़ मेंशन होगी उसके बारे में। सो यस, दैट इज़ आवर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो भी रूल्स फ्रेम्स हैं, जो भी प्रोविजंस मेंशन है, वो कहाँ मेंशन है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मेंशन है, जो कि 1 अप्रैल 1962 से पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था। क्लियर है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, आज की बात करें, तो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस किया जा रहा है, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यू से उसको रिप्लेस किया जा रहा है। और जो नया आपका इनकम टैक्स एक्ट बन रहा है वो है इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2026 से। सो अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं पढ़ा जाएगा, आगे से इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ा जाएगा, उसके लॉज, उसके रूल्स फ्रेम पढ़े जाएंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से ये एप्लीकेबल हो गया और ये एक्ट अमेंड होके आ चुका है। क्लियर है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पावर की। तो इनकम टैक्स को एडमिनिस्टर, जैसे ठीक है रूल बना दिया गया, इस ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सारे रूल्स फ्रेम कर दिए गए, ठीक है, 1961 का जो था सारे रूल्स फ्रेम कर दिए गए, बता दिया गया कि भाई कैसे चार्ज करना है, किस रेट से चार्ज करना है, कौन चार्ज करेगा, कब पेमेंट करना होगा उन लोगों को, किस तरह की इनकम पे पेमेंट करना होगा, सब चीज़ें वहाँ मेंशन कर दी गई है। क्लियर है। लेकिन ये काम सही से किया जा रहा है कि नहीं, इसको एडमिनिस्टर भी तो करना चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है वो किसके पास है? हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको बोलते हैं CBDT। तो CBDT बेसिकली ये काम करती है कि पूरा इनकम टैक्स सही से काम कर रहा है कि नहीं, रिवेन्यू सही से कलेक्ट हो रही है कि नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क किसका है? CBDT का है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। सीधा सीधा CBDT मेंशन नहीं किया गया, अगर ऑप्शंस में आपका मिनिस्ट्री मेंशन कर दी गई तो फिर आप कैसे आंसर्स फ्रेम करेंगे? तो याद रखिएगा टैक्स लॉस के बारे में मैंने कहा ना कि टैक्स दो ही तरह से लिया जाता है, या तो डायरेक्टली लिया जाएगा या इनडायरेक्टली लिया जाएगा। तो या तो डायरेक्ट टैक्स हो गया या इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो जो भी, चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, उसके रिगार्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दी गई है वो किसको दी गई? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को। ठीक है, क्योंकि ये बात पैसों की है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर भी कौन से डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू को। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में भी दो बनाए गए, एक बनाया गया हमारा CBDT और दूसरा बनाया गया CBIC। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सिर्फ डायरेक्ट टैक्स को देखेगा, जो इनकम टैक्स वगैरह देख रहे हैं, और CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के चीज़ों को एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे GST वगैरह को, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह को एडमिनिस्टर करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्म है। तो अगर आपको इनकम टैक्स के रिगार्डिंग ये पूछा गया कि कौन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, उसकी पावर किसके पास है, और ऑप्शंस में डिपार्टमेंट्स का नाम दे दिया गया, तो आपको याद है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, और मिनिस्ट्री का नाम दिया गया तो याद रहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और हायरार्की की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसको एडमिनिस्टर करता है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं, है ना, कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स होते हैं, ये सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को एडमिनिस्टर कर रहे
होते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स की। अब देखिए, जितना इनकम टैक्स के बारे में हमने पढ़ा कि इनकम टैक्स होता क्या है, भाई कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट चार्ज करने वाली है पब्लिक पे उनकी होने वाली इनकम पे, ठीक है, ये डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, उसी को हम इनकम टैक्स कह रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों से ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स निकल के आए हैं। पहला फीचर क्या है? ये एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसने कमाया, जिसकी इनकम हुई है, उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स के बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब टैक्स का इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों ही सेम पर्सन पे फॉल करता है, वो अलग अलग पर्सन पे फॉल नहीं करता है। आपने कमाया, आप ही टैक्स दोगे, आप इसको किसी और से रिकवर नहीं कर सकते, जैसा कि हम इनडायरेक्ट टैक्स में करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये एक ऐसा है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। दूसरा, ये सेंट्रल टैक्स है। सेंट्रल टैक्स क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स को जो चार्ज किया जाता है, जो लेवी किया जाता है, जो इम्पोज किया जाता है, वो किसके थ्रू किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। मतलब ये जो रिवेन्यू इनकम टैक्स से, आपकी इनकम से जो भी टैक्सेस कलेक्ट होंगे, वो पैसा किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवेन्यू होगी। अब किसी भी स्टेट में है, ठीक है, किसी भी स्टेट में उस आपके टैक्स का जो पैसा आएगा वो उस स्टेट को नहीं जाएगा, वो रिवेन्यू किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। इसीलिए क्या गया? ये सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज किया गया टैक्स है। क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा, ये एक कंपल्सरी टैक्स ही, पूरा कोई भी टैक्स हो, टैक्स कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होता है, कंपल्सरी चार्जेस होता है, कंपल्सरी फीस होती है, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? एनुअल चार्ज ऑन इनकम। इनकम टैक्स हर साल लगता है, ठीक है। हर साल आपने क्या कमाया, उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा, एनुअल इनकम है ना। अब हर महीने आप कमा रहे हैं, तो क्या हर महीने हम टैक्स देते हैं? नहीं। आप क्या 6 महीने का टैक्स देते हैं या क्वार्टरली टैक्स देते हैं? नहीं, हम साल भर के इनकम पे एक साथ टैक्स देते हैं। तो ये एनुअल चार्ज है, ठीक है, एनुअल चार्ज ऑन इनकम। साल भर में क्या कमाया आपने, कंप्यूट करिए और इस हिसाब से आप टैक्स दीजिए, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। इनकम टैक्स का जो रेट है, मतलब आपकी इनकम पे जो टैक्स लगाया जाएगा, वो किस रेट से लगाया जाएगा? तो जो रेट है ना, दैट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स रेट की बात हम कर रहे हैं, वो प्रोग्रेसिव है। तो ये मतलब प्रोग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव होता है, डिग्रेसिव होता है, प्रोपोर्शनल होता है, कई फॉर्म होते हैं टैक्स रेट के, मतलब काइंड्स ऑफ टैक्स रेट कई तरीके के होते हैं। पर अगर बात इनकम टैक्स की कर रहे हैं तो वो कैसा है? प्रोग्रेसिव है। अब प्रोग्रेसिव का क्या मतलब? प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस, बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इनकम टैक्स में जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ना, टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। बोलते हैं उसको क्या, कि जब आपका बेस, टैक्स बेस मतलब जिस पर टैक्स लगाया जाने वाला है, तो इनकम पे लगाया जाने वाला है, तो टैक्स बेस जब इंक्रीज करेगा तो टैक्स रेट भी इंक्रीज करता है, उसी को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो इनकम टैक्स रेट कैसा है? प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी, टैक्स रेट इंक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू किया जाता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर कंट्रोल होता है और जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर। इज इट क्लियर? इन्हीं के थ्रू पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, जो इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं, देखते हैं और टैक्स का टाइमली कलेक्शन करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है टैक्स बर्डन। तो देखिए, टैक्स बर्डन की अगर बात करें तो इनकम टैक्स ना जो अमीर हैं उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। क्लियर है? मतलब अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम कम है तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं पे करना पड़ेगा। इवन कुछ लिमिट्स है, अगर उस लिमिट तक इनकम है तो आपको कोई टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा। तो टैक्स का बर्डन यहाँ रिचर पे ज़्यादा है। जो अमीर लोग हैं ना, उनको ये टैक्स का बर्डन ज़्यादा फील होता है, क्योंकि उन पे टैक्स का रेट ज़्यादा लगाया जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स में फ्री राइडर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फ्री राइडर्स कौन होते हैं? जो बिना टैक्स दिए ही बेनिफिट उठा रहे होते हैं, क्योंकि टैक्स तो लिया जाएगा उन लोगों से जिनके पास इनकम ज़्यादा है, पर बेनिफिट तो सबको मिलेगा ना, इंडिविजुअल लेवल पे बेनिफिट मिलता नहीं है। तो टैक्स का बेनिफिट जो गवर्नमेंट देने वाली है वो सबको मिलेगा। तो फ्री राइडर्स यहाँ पे बड़े, मतलब बिना कुछ दिए ही आराम से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे सरकारी गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, जो रोड बन रही है, जो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा
होगा, वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है वो फ्री है सभी के लिए, आप टैक्स दो चाहे ना दो, सब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री राइडर्स आ जाते हैं। तो टैक्स का बर्डन बेसिकली अमीरों को ज़्यादा बेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रोविज़न ऑफ सरचार्ज एंड सेस। इनकम टैक्स में ना सरचार्ज और सेस का भी प्रोविज़न है। अब ये क्या चीज़ होती है, देखिए सरचार्ज ना एक एडिशनल टैक्स है जो कि इनकम टैक्स के अबव पे करना पड़ता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये कहने का हो गया कि कुछ लिमिट बताई गई है कि अगर आपकी इनकम, ये कहा जाता है भाई कि अगर आप बहुत अमीर हैं, ठीक है, तो आप जो इनकम टैक्स है, जो नॉर्मल टैक्स पे करना है, जो स्लैब में बताया गया कि भाई 10%, 20%, 30%, इतना इनकम है तो इतना परसेंट आपको टैक्स देना है, वो तो ठीक है। पर अगर आप बहुत अमीर है तो भाई कुछ और भी दीजिए, एक्स्ट्रा पे करिए। तो दैट इज योर सरचार्ज, एडिशनल टैक्स। इनकम टैक्स जो आप पे कर रहे हो, आपकी टोटल इनकम हुई, उस इनकम पे आपको आपके स्लैब के रेट के हिसाब से टैक्स लगा दिया गया। अब ये जो टैक्स का अमाउंट आया, इस पे आपको एडिशनल और टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कितना इनकम पे मांगते हैं, तो 50 लाख से जैसे ही आपकी इनकम एक्सीड करना शुरू करती है, आप पे सरचार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं। अब ये सरचार्ज के जो रेट है ना, इनकम टू इनकम वेरी करता है। मतलब जैसे एग्जांपल के बता दूं, अगर 50 लाख से 1 करोड़ है तो आपको 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा। मतलब जो भी टैक्स का अमाउंट आपका बना आपकी इनकम पे, उस टैक्स के अमाउंट पे आपको 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन टैक्स। क्लियर है? सरचार्ज क्या हो गया, एडिशनल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लगा। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि सरचार्ज इज व्हाट, वो टैक्स के पर टैक्स लगता है, ठीक है, टैक्स के अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। इसी तरह इसका सरचार्ज का रेट 15%, 25%, 37% होता है। आप 2 करोड़ कमा रहे हो, 5 करोड़ से अबव कमा रहे हो, इस हिसाब से आपका सरचार्ज का रेट बढ़ जाता है। तो मतलब ज़्यादा कमा रहे हो तो फिर भाई एक्स्ट्रा पैसा भी दो, ठीक है। इसी तरह बात करें सेस की, सेस क्या हो गया, सेस हो गया ना, इसी तरह से मांगा जाता है। मतलब सरचार्ज तो एडिशनल टैक्स हो गया, पर सेस जनरली लगाया जाता है। सेस लगाया जाता है कि गवर्नमेंट कहती है हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है उसी को हम कहते हैं सेस। जैसे अभी हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम पे सेस लिया जा रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहते हैं उसको, जो कि 4% लग रहा है। तो ये इनकम टैक्स, मतलब आपकी इनकम पे जितना टैक्स आया वो टैक्स, प्लस आपका जो सरचार्ज है वो दोनों को ऐड कर लेंगे, उसके ऊपर ये 4% लगता है, सेस लगता है। क्लियर है? तो सेस क्या हो गया, एडिशनल स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगने वाले टैक्स को हम क्या कहते हैं, सेस कहते हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर सरचार्ज और सेस का भी प्रोविजन है, सरचार्ज और सेस भी पे करना पड़ता है। और लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। टैक्स एग्जम्पशन लिमिट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कुछ लिमिट्स प्रोवाइड की गई कि अगर आपकी इनकम इस लिमिट के अंदर है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं टैक्स देने की। गवर्नमेंट मानती है कि इतनी इनकम तो बेसिक इनकम हो गई भाई, इस इनकम तक में हम आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करेंगे कि आप हमको कुछ दो, पर अगर आप इस इनकम से एक्सीड करते हो ना तो भैया आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करो। क्लियर है? इसी टैक्स एग्जम्पशन लिमिट के रिगार्डिंग ये रिबेट का सेक्शन आता है, रिबेट 87A आता है जो आपको रिबेट प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपने इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना होगा तो आपने देखा होगा कि नया टैक्स रिजाइम आते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम आता है। ओल्ड टैक्स रिजिम में बहुत सारे छूट थे, नया टैक्स रिजिम में छूट नहीं है, जो कि 115 BAC कहते हैं। अब वो कह रहे हैं, अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने कहा कि भाई 7 लाख तक अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करते हैं तो 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। मतलब उन्होंने कहा कि 7 लाख तक अगर साल भर की इनकम है आपको ना, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो आपको रिबेट मिल गया 87A में। लेकिन बोला कि अगर 7 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा हो गया तो 2.5 लाख के रुपये के हिसाब से, मतलब अभी 3 लाख आ गया तो उस हिसाब से अपना टैक्स आप पे करिए, है ना। तो फिर स्लैब में आप आ गए तो 7 लाख से 1 रुपये भी एक्सीड किया तो 3 लाख जो स्लैब रेट है ना उसके हिसाब से आप टैक्स पे करिए। पर अगर आप 7 लाख तक की इनकम में हैं तो 87A के अंदर आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, आपको रिबेट मिल जाता है। सो एग्जम्पशन लिमिट भी आपको इनकम टैक्स के अंदर प्रोवाइड की गई। तो ये सारे क्या हो गए, इनकम टैक्स के बेनिफिट, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, फीचर्स हो गए जो आपको समझ में आ गए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पूरा कॉन्सेप्ट कि इनकम टैक्स है क्या चीज़। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।